वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कंसिडरेशन इज, पूछा क्या गया है कि कंसिडरेशन के बारे में, कंसिडरेशन के अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं और उनके बारे में पूछा गया है। एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वन, डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब क्या है? कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है कि कुछ करना या कुछ करने से रुक जाना। ठीक है, कुछ करना या कुछ करने से रुक जाना, ये भी एक तरीके का कंसिडरेशन होता है। तो ये पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, इसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल फीचर्स है उसमें कंसिडरेशन होता है। एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इज एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखना, एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कुछ तो करती है और दूसरी पार्टी को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उसका मिलता रहता है। यानी कि सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई बुक बेचूं तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? आप जो पैसा मुझे दोगे वो, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या होने वाला है? मैं जो बुक आपको बेचने वाला हूँ वो बुक आपके लिए कंसिडरेशन है। सो इस केस में कंसिडरेशन ये तीनों भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Consideration is doing or abstaining from doing something at the desire of the promisor, essential condition of a contract, and element of exchange in a contract. Next question. The exceptions to the rule, a stranger to a contract cannot sue are. देखना, एक रूल है, जनरली एक रूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कि अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू। इसका मतलब क्या है सर? कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ केस डाल सकते हैं। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है, क्या है समझते हैं अभी। द एक्सेप्शन टू द रूल, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू आर बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, करेक्ट। फैमिली सेटलमेंट, करेक्ट। असाइनमेंट ऑफ, करेक्ट। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट क्या है? बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। देखना, ट्रस्ट के केस में जो भी बेनिफिशियरीज होने वाले हैं, सपोज जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रस्ट के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में है, बट अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज को होगा, तो वो बेनिफिशियरीज चाहे तो कोई कोर्ट केस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है फैमिली सेटलमेंट। ऑब्वियसली चीज़ है कि फैमिली में सेटलमेंट होते हैं जब भी प्रॉपर्टी वगैरह का डिवीजन, ठीक है, भले ही दो पार्टीज के बीच में हो रहा है फिर भी जो थर्ड रिलेटिव है वो भी आके टांग उसमें अड़ा सकते हैं। ठीक है, सो दे ऑल्सो कैन स्यू इन रिलेटिव टू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। एंड थर्ड था असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगर किसी को असाइन कर दिए, यानी कि मैंने किसी को दे दिए, मैंने कहा कि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एक्सरसाइज नहीं करने हैं, तुम जाओ और तुम इसका इस्तेमाल करो, तो वो केस में भी थर्ड पार्टी रहेगा। करेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कौन था? मैं था। बट अभी मैंने क्या किया? मैंने मेरे राइट्स असाइन कर दिए, तो जो अभी थर्ड पार्टी जिसको मैंने मेरे राइट्स असाइन किए हैं वो आके भी कॉन्ट्रैक्ट पे स्यू कर सकता है। सो इस केस में आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द टर्म कंसेंसस एड इडम मीन्स, ठीक है, कंसेंसस एड इडम ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसका मतलब है पार्टीज एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। मैंने कहा था कि सेम थिंग भी सेम होना चाहिए और सेंस भी सेम होना चाहिए। पार्टीज ने एग्री करना चाहिए सेम थिंग के ऊपर और इन द सेम सेंस। ठीक है, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों भी एक पेज पे है, ये हम तब जाके कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन्स फ्रीडम टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इज। देखना, सिंपली किसकी बात कर रहा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एंड वी नो दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। ठीक है, लीगल नहीं रहता है। किसी को हम लोग किसी से शादी करने से एग्रीमेंट करके नहीं रोक सकते। सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी, अ वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। करेक्ट है, प्रॉपर टाइम पे होना है ऑफर, प्रॉपर टाइम पे होनी है। नेक्स्ट, मेड एट प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह पे ऑफर करनी है। ठीक है, ऑफर के लिए दो कंडीशन ये तो होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे करनी चाहिए और प्रॉपर जगह पे करनी चाहिए। एंड मेड टू द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर लोगों को ऑफर करनी चाहिए। ठीक है, सो ये तीनों भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वैलिड ऑफर है।
क्या क्या कहा मैंने कि मेड एट प्रॉपर टाइम। देखना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा एग्जांपल दो आपको, तो अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो फ्यूनरल पे, समझ पा रहे हो कि कोई मर गया और आप कुछ ऑफर करो, तो ऐसा ये कंडीशन बराबर नहीं है, टाइम गलत है। तो टाइम समझ लेना है कब क्या ऑफर करो। सेकंड है मेड एट प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह पे करनी चाहिए। पब्लिक टॉयलेट में खड़े हो और किसी को ऑफर करो, सही चीज़ नहीं है ना। तो ऑफर कहाँ पे करनी है, जगह भी बहुत मैटर करता है। एंड नेक्स्ट थर्ड, मेड टू द प्रॉपर पर्सन। सिंपल चीज़ है कि अगर आप किसी को ऑफर करो, मैं मर्सिडीज बेचना चाहता हूँ तो मैं झोपड़पट्टी में जाके नहीं बेचूंगा, करेक्ट चीज़। तो एक्चुअली कौन वो खरीद सकता है, वैसे प्रॉपर पर्सन को ही मैं करूँगा ना, करेक्ट चीज़ है। तो ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेड एट प्रॉपर टाइम, मेड एट प्रॉपर प्लेस एंड मेड टू द प्रॉपर पर्सन। सो इसमें आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट of a contractual right but no actual loss has been suffered, the court will award dash। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट समझते हैं, इन्फ्रिंजमेंट यानी कि टूटना, इन्फ्रिंजमेंट यानी कि टूटना या कुछ खराब होना। ठीक है, अगर किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट खराब हो गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे कुछ राइट्स दिए थे, ठीक है, वो मेरा अगर कुछ तरीके से खराब हो गया है बट नो एक्चुअल लॉस हैज बीन सफर्ड, फिर भी मुझे कुछ एक्चुअल ऐसा लॉस इनकर नहीं करना पड़ा है, जैसे कि मॉनेटरी लॉस या मेरा कुछ बिजनेस का धंधे का घाटा नहीं हुआ है, तो वैसे केस में द कोर्ट विल अवॉर्ड। तो कोर्ट मुझे क्या देगा, देखो मेरा इन्फ्रिंजमेंट तो हुआ है राइट्स का, मतलब मेरा राइट पे कुछ तो गदा आई है, राइट पे कुछ तो इशू है, बट मुझे कुछ लॉस सफ़र नहीं करना पड़ा है। तो ऐसे केस में कोर्ट मुझे क्या देगा, हमेशा नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज, डैमेज मतलब समझते हो, डैमेज मतलब क्या है, कुछ मेरा नुकसान हो है उसके लिए भरपाई दे रहा है, बट एकदम नॉमिनल, क्योंकि छोटा सा अमाउंट रहेगा, इसके लिए उसको कहेंगे नॉमिनल डैमेजेस। बाकी के भी देखते हैं स्पेशल डैमेजेस, अगर आपको कुछ स्पेशल नुकसान हुआ है, भारी भरकम अमाउंट का नुकसान हुआ है, तो उसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। उसके बाद एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ये भी एक अलग तरीका है। एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो दिए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। बट इस केस में क्या हुआ है कि आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, बट फिर भी आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, इसके लिए आपको जो मिलेंगे उनको कहेंगे हम लोग नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेमेडीज ओपन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर। रेमेडीज मतलब क्या है कि जिसका अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, ब्रीच ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट समझना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट गया है तो जो इंसान जो सफ़र कर रहा है उसको रेमेडी, इलाज क्या अवेलेबल है। ठीक है, इलाज क्या अवेलेबल है, क्या क्या है सर, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, भरपाई क्लेम कर सकता है वो। उसके बाद है इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि स्पेशल परफॉर्मेंस, ठीक है, सामने वाले पार्टी से वो स्पेशल परफॉर्मेंस की मांग कर सकता है। उसके बाद है क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट ये अलग टर्म है, इसका मतलब क्या है सर कि जितना काम हुआ है उतना तो पैसा दे दो। क्वांटम मेरिट यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, जितने क्वांटिटी का काम हुआ है उतने का मेरिट बेसिस पे पैसा दे दो। सो ये तीनों कंडीशंस वो कर सकता है, ये तीनों रेमेडीज उसको अवेलेबल रहती है। जिसका नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, उसको ये तीनों रेमेडीज अवेलेबल रहती है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या तीन थी, डैमेजेस, भरपाई, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड थर्ड आपका क्वांटम मेरिट, जितना काम हुआ है उतने का पैसा दे दो, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रपोजल और ऑफर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन। ठीक है, टर्म प्रपोजल और ऑफर किस सेक्शन में डिफाइन की गई है, तो याद रखना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2A, सेक्शन 2A में प्रपोजल या ऑफर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2A में प्रपोजल या ऑफर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B में क्या है फिर सर, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2C में प्रॉमिसर या प्रॉमिसी, इन दोनों को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ठीक है, दो जो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उनको डिफाइन किया है। एंड सेक्शन 2D में आपका कंसिडरेशन डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन जो हमने अभी तक देखते हैं वो डिफाइन किया गया है। सो इसका आंसर क्या था, द टर्म प्रपोजल और ऑफर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2A। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंसेस may be proved by the agreement between the parties, but implied offers can be proved only by, देखना ऑफर के दो तरीके होते हैं, सिंपली समझने के लिए दो तरीके जनरली, एक होता है एक्सप्रेस ऑफर और दूसरा होता है इम्प्लाइड ऑफर। और भी तरीके होते हैं बट जनरल सेंस में दो तरीके बात कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेस ऑफर और एक है इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस मतलब क्या है, एक्सप्रेसली ऐसा लिख के या बोल के बताया जाए, एक्सप्रेसली लिख के यानी कि प्रॉपर एक्सप्रेस होके या बोल के बताया जाए तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। बट इम्प्लाइड ऑफर यानी कि पार्टीज की कंडक्ट से अगर वो पता चले ना तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर, उसको कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। तो इम्प्लाइड ऑफर जो होता है वो हमेशा कंडक्ट से ही पता चलता है। सर कोई एग्जांपल दो ना ऐसा इम्प्लाइड वाला, ठीक है, सुनना।
हम लोग जाते हैं, बैठते ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, क्या है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे ऑलरेडी आपका एक ऑफर स्टैंडिंग होता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट हमें ऑफर करे कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो हमें लेके जाएंगे, बट उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, कंसिडरेशन। वहाँ पे क्या है, बट इम्प्लाइड ऑफर है ना ऑलरेडी, कहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, कि ऑफर दे रही है या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, बट इम्प्लाइड ऑफर है कि पब्लिक यूटिलिटी है, पब्लिक सर्विस है, ट्रेन हो गया, फिर बसेस हो गया हमारा, वैसा कि आप इसका इस्तेमाल करके आगे जा सकते हो जिधर आपको जाना है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा रहता है इम्प्लाइड ऑफर, और इम्प्लाइड ऑफर हमेशा हमेशा पार्टीज की कंडक्ट से ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where a particular mode of communication of acceptance is not prescribed and the parties are not in each other's presence, the more authentic mode of communication of acceptance is the, क्या बोला है क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर ऑफर के साथ एक प्रॉपर ऐसा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन के मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि एक्सेप्टेंस कैसे देना है, लिख के देना है, बोल के देना है, साइन करने का पे कुछ भी नहीं बोला गया है, और जो दोनों पार्टीज है ना वो एक ही एरिया में भी नहीं है या फिर एक लोकेलिटी में भी नहीं है, तो ऐसे समय पे कौन से तरीके का एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो द आंसर इज लेटर, यानी कि लेटर लिख के, क्योंकि कैसा होता है राइटिंग में आपको प्रूफ रहता है, आगे जाके भी अगर कोर्ट में कुछ होता है तो आप प्रूफ कर सकते हो। इसीलिए हमेशा अगर पार्टी जो दोनों है वो अलग अलग लोकेशन पे है और स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बोला गया है या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में क्लियरली नहीं बोला गया है, सो द बेस्ट मोड इज लेटर। लेटर लिख के आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन मस्ट बी, ये मैंने बात की है बट फिर भी बात करो कि कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए। समझते एक एक चीज़ को। एडिक्वेट, मैंने क्या कहा कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखना, मैं आपको 500 रुपये की बुक की वैल्यू 500 रुपये, बट आपको मैं पहचानता हूँ इसके लिए 300 में दे रहा हूँ, चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। तो वैसे केस में क्या है, फिर एडिक्वेट नहीं है कंसिडरेशन, बट फिर भी ये एक कंसिडरेशन है। बुक की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये में जो आपको दे रहा हूँ, बट आप मुझे कितना पे करो, 300 रुपीज़, फिर भी ये चल रहा है। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सो पहला कंडीशन तो नहीं है। दूसरा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ तो अलग नहीं, ये भी नहीं है, या फिर जो हवा में बात करें नहीं। कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टन, कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टन, वो पता होना चाहिए। ऐसा हवा में जाके चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, समझ रहा हो, या पृथ्वी की सैर कराऊंगा, ऐसा ये नहीं हो सकता है, ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन अनलॉफुल भी नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि कंसिडरेशन हमेशा लीगल ही होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा हमेशा लीगल होना चाहिए। सो लास्ट थिंग, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग इन रिटर्न। इसके लिए तो कह रहे हैं ना, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए, कुछ एक्ट होगा या कुछ एक्ट करने से रोकोगे, कुछ काइंड में दोगे या कुछ अमाउंट पे करोगे, बट इट मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, समथिंग ऑफ वैल्यू। एडिक्वेट हो या ना हो, बट समथिंग होना चाहिए, ठीक है। सो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू, याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए रेंडर्स सम सर्विस टू बी एट बीज डिजायर, आफ्टर अ मंथ बी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द सर्विसेज रेंडर टू हिम, इट इज अ डैश, ठीक है। ए ने क्या है किया है, ए ने बी को कुछ सर्विसेज दिए, XYZ सर्विसेज दिए, और बी क्या करता है, बी ए को बोलता है कि मैं तुझे उस सर्विसेज जो तूने मुझे दी थी उसके लिए मैं तुझे पे करना चाहता हूँ। ए ने बी को पहले सर्विसेज दिया, और बी ने क्या किया है कि 1 महीने के बाद बोला, ठीक है, आफ्टर मंथ बी बोला कि मुझे तुम्हें पे करना है, जो तुमने सर्विसेज दी थी ना पहले मुझे, पास्ट में तुमने जो सर्विसेज दी है उसके लिए मैं तुम्हें पे करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, सो इट इज़ अ पास्ट कंसिडरेशन, याद रखना, इट इज़ अ पास्ट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि ए ने तो सर्विस ऑलरेडी दे दी, ठीक है। समझते इसको क्या हुआ है, ए ने सर्विस दी है आज की तारीख में, ए ने सर्विस दी बी को जुलाई मंथ में, ठीक है, ए ने सर्विस दी बी को जुलाई मंथ में, लेकिन बी ए को कब पे कर रहा है, बी ए को पे कर रहा है अगस्त या सितंबर मंथ में। तो देखना, बी के लिए जो कंसिडरेशन था, यानी कि ए की सर्विस, वो ऑलरेडी हो चुकी है। सो फॉर द पर्पज ऑफ बी इट इज़ पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट में हुए एक्ट के लिए आप कुछ पैसा पे कर रहे हो, सो इट इज़ नथिंग बट द पास्ट कंसिडरेशन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ अ पर्सन हु enjoys the benefit of any other person's work, the beneficiary must pay to the benefactor for the services rendered provided the intention of the benefactor was, ठीक है। समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे कि सेक्शन 70 क्या बात कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि एक इंसान, ठीक है, अ पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन्स वर्क, एक इंसान किसी दूसरे इंसान की काम की वजह से कुछ बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है, तो उस केस में वो इंसान जिसने ऐसे बेनिफिट को एंजॉय किया है
उसको बेनिफिट देने वाले को कुछ ना कुछ पे करना चाहिए। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी कि अगर मैंने किसी काम का, किसी के कुछ काम का मैंने बेनिफिट एंजॉय किया है, तो मुझे कुछ ना कुछ उसको पे करना ही चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ उसको पे करना ही चाहिए, ठीक है। बट इस केस में एक ही चीज़ बोली गई है कि जो सर्विसेज देने वाला था, ठीक है, बेनिफैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसने सर्विसेज दिए है, जिसने बेनिफिट दिया है, जिसने बेनिफिट दिया है, उसका इंटेंशन कैसा था? नॉन ग्रेचुइटियस, ठीक है। उसका इंटेंशन कैसा था? ऑप्शन बी, नॉन ग्रेचुइटियस। नॉन ग्रेचुइटियस, नॉन ग्रेचुइटियस मतलब क्या सर? ग्रेचुइटियस मतलब था कि उसको कुछ अपेक्षा ही नहीं थी, कि उसको कुछ रिटर्न में चाहिए नहीं था, वो ऐसे ही सोशल वर्क करना चाह रहा था। ग्रेचुइटी मतलब वो कुछ सोशल वर्क के हिसाब से कर रहा था। बट नॉन ग्रेचुइटियस मतलब नहीं, उसको अपेक्षाएं थी। अगर उसको अपेक्षाएं थी तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ इंटेंशन अगर उसका था नॉन ग्रेचुइटियस, तो वो केस में फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेचुइटियस मतलब समझा कि उसकी कुछ अपेक्षाएं नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। ये तो नहीं होता कि लीगल रिलेशन उसको करना होता, वो तो पहले ही कर चुका होता ना। और नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा शांति से समझना, ठीक है। संजना कॉन्ट्रैक्ट्स विद अंकिता टू बाय अ नेकलेस। संजना ने अंकिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है नेकलेस खरीदने के लिए। बिलीविंग इट इज मेड ऑफ पर्ल्स वेयर एज इन फैक्ट इट इज मेड ऑफ imitation pearls of no value. Ankita knows that Sanjana is mistaken and takes no steps to correct the error. Now, Sanjana wants to cancel the contract on the basis of fraud. Which of the following statement is correct? ठीक है, समझते अभी इसमें से केस में हुआ क्या, अच्छे से समझते तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। संजना ने अंकिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है नेकलेस खरीदने के लिए, ठीक है। बिलीविंग इट इज मेड ऑफ पर्ल्स, ठीक है, मतलब संजना बिलीव क्या करिए कि जो बना है नेकलेस वो पर्ल्स का बना है, ठीक है, मोतियों का बना है। बट इन फैक्ट वो जो नेकलेस है मोतियों का नहीं, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कुछ बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अंकिता नोज दैट संजना इज मिस्टेकन, ठीक है। अंकिता को पता है कि संजना का गलती हुआ है। अंकिता को पता है कि संजना का गलती हुआ है, संजना को ये समझा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? अंकिता को पता है कि संजना का गलती हुआ है, संजना को ये समझा नहीं है। बट फिर भी अंकिता जो है टेक्स नो स्टेप्स टू करेक्ट देयर, फिर भी वो संजना को करेक्ट करने की कोई भी चीज़ कर नहीं सकती। वो कोई भी चीज़ें संजना को करेक्ट करने के लिए कर नहीं रही है। नाउ संजना वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर जाके संजना को पता चला कि ऐसा गड़बड़ हुआ है और संजना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहिए, तो क्या हो सकता है? सो द आंसर इज संजना कैनॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या बात करो? यस बेटा, संजना कैनॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखना क्या था कि अंकिता ने संजना को तो झूठ नहीं बोला था, संजना का गलती हुआ था। संजना ने ऐसा समझ लिया था कि ये मोतियों का बना है, ये संजना का जिम्मेदारी होता है, ठीक है। हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखेंगे कि लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है, बायर को अवेयर रहना है कि वो क्या खरीद रहा है। संजना का जिम्मेदारी था कि वो वेरीफाई करके लेना कि ये मोतियों का बना है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बना है। बट संजना ने वैसा कुछ किया नहीं, और अब जाके वो अंकिता को फ्रॉड बोलेगी तो वो गलत है। अंकिता ने तो उसको झूठ नहीं कहा था ना कि ये मोतियों का बना है, संजना को खुद को ही लगा था, संजना का खुद का गलती था। इसके लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट संजना तो अवॉइड नहीं कर सकती, इसको कैंसिल नहीं कर सकते आगे जाके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर। अभी कुछ एग्जांपल्स दे पढ़ते हैं उसको। फर्स्ट ऑप्शन है ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, ए ने बुक शॉप से बुक को खरीदा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स बीड्स एट अ पब्लिक ऑक्शन, में पब्लिक ऑक्शन में एक्स बीड कर रहा है, वो बीड जीता नहीं है बेटा, ठीक है, बीड वो सिर्फ कर रहा है, वो सिर्फ अपना वो रेज कर रहा है, प्राइस का बार रेज कर रहा है, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन समझ लो इसको, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है अल्टीमेटली, वो ऑफर का है उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ऑक्शन में कैसा था, वो इन्वाइट करता है आपको कि ऑफर करो, और फिर वो क्या करता है, जो बंदा अपना बार रेस करता जाता है ना कि इतना इतना प्राइस पे लूंगा, वो ऑफर डाल रहा है सामने वाले को कि मैं प्राइस पे खरीदने के लिए विलिंग हूँ, फिर सामने वाले को ऑप्शन रहता है कि क्लोज करना है कि नहीं डील, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए वाला था जो ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, वो कॉन्ट्रैक्ट था, बट सेकंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन एक्स एग्रीज विद वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, ये पहले ही बोला था मैजिक विजिक में लॉ बिलीव नहीं करता है, तो ये बिल्कुल ही एकदम मतलब बोगस कंसेप्ट है, तो ये वैलिड कुछ है नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। एंड लास्ट था जेड एग्रीज टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। अभी दोस्तों में कब से कॉन्ट्रैक्ट होने लगे? देखो, दोस्त को आपने सिर्फ बोला कि मैं तेरी बर्थडे पार्टी पे आ जाऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, दोस्त को सिर्फ बोला है आपने, ये दोस्तों में आप में चलता रहता है, और गए नहीं तो भी कोई इशू नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि मैं आपकी पार्टी में आऊँगा, कुछ परफॉर्मेंस करूँगा, उसके लिए पैसे वगैरह ले रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, समझ लो इस बात को। बट दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, तो सिर्फ ऑप्शन ए,
ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, ए ने बुक शॉप से बुक को खरीदा, यही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेड डाउन इन द केस ऑफ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, और अगर चाहे तो दोनों में से कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को सू कर सकती है, बट थर्ड पर्सन आ नहीं सकता। ये हमने अभी देखा ना कि थर्ड पर्सन कैन नॉट सू। ठीक है, बट ये कौन से केस में बना था? तो केस था, इसका याद रख लेना सिर्फ, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। ये केस में जो ये लॉ बना था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बना था डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गुड्स जो बेसिकली लॉस्ट हुए थे उनको ढूंढने वाला बंदा, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन। ठीक है, अ फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब क्या है? जो गुड्स लॉस्ट हुए थे जिसको मिले। तो अभी जिसको मिले वो बंदा क्या कर सकता है? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फाइल अ सूट टू रिकवर हिज एक्सपेंस। सेकेंड है सेल द गुड्स इफ ही लाइक्स, कैन sue फॉर अ रिवार्ड इफ एनी एंड नन ऑफ द। ठीक है, देखते हैं एक एक ऑप्शन से। पहला ऑप्शन, फाइल अ सूट टू रिकवर हिज एक्सपेंसेस। वो कोर्ट में जा सकता है क्या कि एक्सपेंस रिकवर करने के लिए? तो नहीं कर सकता है बेटा ऐसा। कि देखना, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, कोई उसको बोला नहीं था कि तुम ये रिटर्न करो ओनर को। वो चाहिए तो रख सकता था। एक तो वो खुद से की जिम्मेदारी से खर्चा कर रहा है, खुद को लग रहा है इसके लिए कर रहा है, और बाद में जाके केस भी कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला केस तो वैलिड नहीं है। सेकंड, सेल द गुड्स इफ ही लाइक्स, अगर उसको अच्छा है तो गुड्स बेच देगा क्या? नहीं चीज़, ये बराबर नहीं है। मुझे अगर किसी का खोया हुआ मोबाइल मिला, आईफोन था, मैंने ऐसे ही बेच दिया मार्केट में, सही है क्या? नहीं है ना। चोर बाजार में जाके मैं आईफोन को बेचूंगा? नहीं चलेगा। सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। थर्ड क्या है? कैन sue फॉर अ रिवॉर्ड इफ एनी। हाँ, ये हो सकता है। नन ऑफ द अबव को तो छोड़ दो, बट थर्ड ऑप्शन क्या था? कैन sue फॉर अ रिवॉर्ड इफ एनी, मतलब क्या है सर बताओ। ठीक है, सिंपल सा यही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि XYZ पर्सन था, उसका मोबाइल खो गया था, उसने सब जगह एडवर्टाइज दे दिया, आईफोन था, ठीक है, आईफोन था नया वाला, वो खो गया था, उसने एडवर्टाइज दे दी कि जो भी मेरा मोबाइल ढूंढ के देगा मैं उसको 20,000 रुपया गिफ्ट दूंगा, मैं उसको 20,000 रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, बराबर ऐसा उसने बोला था। तो उसका मोबाइल है वो मुझे मिल गया। ठीक है, वो मुझे मिल गया। तो जब मैं उसको रिटर्न देने गया तो उसने मुझे 20,000 रुपये तो देने चाहिए ना, क्यों? क्योंकि उसने ऐड में डाला था वैसा। बट अभी जाके बोला नहीं दूंगा, 200 रुपये ले और निकल। ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो वो केस में मैं फिर सूट कर सकता हूँ। तो मैं रिवॉर्ड, अगर उसने जाहिर किया था कुछ, उसने अगर कुछ रिवॉर्ड रखा था, तो मैं उसका हकदार हूँ और मुझे वो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और ऐसे केस में फिर मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि देखना इसने क्या बोला था, ऐड में क्या बोला था कि जो मेरा मोबाइल या आईफोन मेरा ढूंढ के देगा मैं उसको 20,000 रुपया दूंगा, बट मैं जब इसके पास फ़ोन लेके गया इसने मुझे 200 रुपया लेके भगाया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर सकता है? फाइंडर ऑफ गुड्स कैन sue फॉर अ रिवॉर्ड इफ एनी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म्ड आर स्पेल आउट इन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड टू बी परफॉर्म्ड आर स्पेल आउट इन, तो ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 62 टू 67 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में बोला गया है सेक्शन 62 टू सेक्शन 67 में, कि आपको ऐसे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अलग तरीके से आ जाता है। ठीक है, वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अलग तरीके से आ जाते हैं, उनके बारे में भी यहीं पे बोला गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B एंड C जॉइंटली प्रॉमिस टू पे D 3,000, D में कंपेल। ठीक है, A, B एंड C ये तीनों ने मिलके D को क्या बोला कि हम तीनों मिलके तुम्हें 3,000 देंगे। क्या बोला? हम तीनों मिलके तुमको 3,000 रुपया देंगे, बराबर है। तो D क्या कर सकता है? D A, B, C में से किसी को भी अकेले अकेले पकड़ सकता है, या तीनों को भी बोल सकता है 1,000 रुपया दो तुम लोग तीनों मिलके और मुझे 3,000 रुपया दो, या फिर वो A को पकड़ेगा, बोलेगा 3,000 तू दे और B और C से तू रिकवर कर, या B और C से किसी से भी वो पैसा ले सकता है। क्यों? क्योंकि दे हैव जॉइंटली मेड अ प्रॉमिस। जॉइंटली मतलब सबने साथ में किया है, समझ लो इस बात को। ठीक है, यानी कि डी को पैसा मिलना है 3,000, तो उसको फर्क नहीं पड़ता किससे मिल रहा है, बस बट सिर्फ डी को क्या मतलब है? तो पैसा आने से मतलब है। तो ए पैसा दे, बी पैसा दे, सी पैसा दे, या तीनों मिलके दे, बट डी को पैसा आने से मतलब है। ठीक है, सो इस केस में करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी एंड सी जॉइंटली एंड सेपरेटली टू पे 3,000, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि डी में कंपेल, डी किस किस को पकड़ सकते हैं? तो ए, बी एंड सी को आइदर जॉइंटली पकड़ सकते हैं, या फिर उनको सेपरेटली भी बोल सकते हैं कि 1,000 रुपया दो, बट मुझे मेरा 3,000 रुपया दे दो। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशीष एग्रीज टू पे 6,000 टू दिग्विजय इफ अ सर्टन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, हाउएवर द शिप सिंक्स विद इन अ ईयर, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स।
देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट था आशीष और दिग्विजय के बीच में, बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट। आशीष ने दिग्विजय को बोला कि एक शिप है, वो अगर 1 साल में वापस आ गया तो मैं तुम्हें 6,000 रुपया दूंगा, तो मैं तुम्हें 6,000 रुपया दूंगा, ठीक है। बट क्या होता है, वो जो शिप था वो क्या हो गया, वो डूब गया, टाइटैनिक जैसा उसका हो गया, ठीक है। शिप था वो डूब गया, तो ऐसे केस में अगर शिप डूब गया तो क्या होगा फिर, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो जब बना था तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट अभी क्या शिप डूब गया, मतलब शिप कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। जो ऑब्जेक्ट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था यानी कि शिप, वो अभी रहा ही नहीं। मैंगोज वाला एग्जांपल अगर याद होगा तो करेक्ट है कि मैंगोज रहे ही नहीं अभी, तो क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्या कुछ बनेगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर सीधा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग ऑफर मीन्स, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर मीन्स, अभी ना ऑफर के अलग अलग तरीके दिए हैं, इनका अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, एक एक ऑफर को आपको समझाता हूँ। फर्स्ट है ऑफर मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। डेफिनेट पर्सन को बोला है, यानी कि ये जो वीडियो देख रहे हो उसमें से किसी एक बच्चे को मैंने बोला, सो इट इज़ डेफिनेट ऑफर, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक ऑफर। डेफिनेट पर्सन को किया गया तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद है ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल, यानी कि जो सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर मैं कुछ ऑफर करूँ तो इट इज़ जनरल ऑफर। मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे को ऑफर नहीं किया है, सबको ऑफर किया है, सो इट इज़ जनरल ऑफर। थर्ड ऑप्शन, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस द ऑफर, यानी क्या हो रहा है कि जिसको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए दिया था ऑफरी को, वो कंडीशन डाल के एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उल्टा ऑफर डाल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इस केस में काउंटर ऑफर, काउंटर कर रहा है ना वो, काउंटर ऑफर, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर है, ऑफर अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑफर है जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओपन रखा गया है तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग यानी कि ओपन, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम के लिए खुला है तो उसको कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, इट इज कॉल्ड, ठीक है। क्या क्या बोला है कि व्हेन अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू इज कॉल्ड, यानी कि एक इंसान जिसने प्रॉमिस किया था मैं जो चीज़ नहीं करूंगा तो कोर्ट उसको वही चीज़ नहीं करने से रोकती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इंजंक्शन, के इंजंक्शन। बाकी क्या कहते हैं एक बार ही समझा देता हूँ, बाकी ऑप्शन भी क्वांटम मेरिट, जितना काम हुआ है उतना पैसा दे दो, कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो रहा है तो ये भी होता है कि क्वांटम मेरिट, जितना काम हुआ है उतना पैसा दे दो। रेस्किशन या रिसेशन जिसको बोलते हैं उसको कहा जाता है कैंसलेशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, खारिज कर देना। थर्ड था स्पेशल परफॉर्मेंस, यानी कि अगर चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी से एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है फिर भी, तो ये जो था इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फॉर एनी लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर, देखना ये हमने अभी देखा, फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ने कोई लॉफुल एक्सपेंसेस पे किए हैं, लीगल ओनर को ढूंढने के लिए उसने कुछ खर्चा किया है तो उसको वापस मिलना चाहिए, लॉजिक है ये, करेक्ट है। सो क्या करने के लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, तो पहले तो टेकिंग केयर फॉर द गुड्स, उसने गुड्स का टेक केयर किया, यानी कि गुड्स को अच्छे से रखा है उसने, मोबाइल का एग्जांपल की प्रॉपरली संभाल के रखा, उस पर कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं आने दिया, ठीक है। सेकेंड, टेकिंग रीजनेबल स्टेप टू ट्रेस द ओनर, यानी कि लीगल ओनर को ढूंढने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिया तो उसके लिए भी उसको कुछ खर्चा लगा रहेगा तो वो रिइंबर्स करना है। सेलिंग ऑफ द गुड्स इफ द गुड्स आर इन द डेट्रियोरेटिंग कंडीशन, देखना अगर जो वो गुड्स थे वो एकदम खराब होने की कंडीशन पे थे, जो गुड्स थे वो अगर खराब होने की कंडीशन पे थे तो उसने उसको बेच दिया, पेरिशेबल थे, ठीक है, जैसे कि खाने वगैरह के कुछ आइटम होते हैं पेरिशेबल आइटम, तो उसको बेच दिया और अल्टीमेटली फिर उसने क्या किया, जो पैसा मिला वो लॉफुल ओनर को देने आया है, जो लीगल ओनर था उसको देने आया है, ठीक है। तो ये केस में उसको जो भी खर्चा हुआ है पूरा का पूरा रीइंबर्स करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सोर्स से बना है, देखते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करेक्ट है, जुडिशियल डिसीजंस ऑब्वियसली सर करेक्ट है, हमने ये लॉ के सोर्सेज में देखा था कि जुडिशियल डिसीजंस लॉ का सोर्स होता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसको भी ये जुडिशियल डिसीजन जो है ये लॉ का सोर्स है। नेक्स्ट, कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड, ये भी हमने पहले देखा था कि कस्टम्स और ट्रेड से जो चलता आ रहा है वही लॉ बन के आगे फॉलो होता है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेस रहते हैं, ठीक है, ये सारे सोर्सेस रहते हैं। नेक्स्ट,
अ पर्सन इज कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि पर्सन कब कब होता है, कम्पेटेंट कब होता है कॉन्ट्रैक्ट को, एक तो वो मेजर होना चाहिए, मेजर यानी क्या एडल्ट होना चाहिए बराबर, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर बोल रहा है यानी कि एडल्ट होना चाहिए 18 साल के ऊपर का, उसके बाद वो साउंड माइंड का होना चाहिए यानी कि उसका दिमाग बराबर होना चाहिए, ठीक है, और कोई लॉ से वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना है, जैसे कि एलियन एनिमी पाकिस्तान का अगर मैं एग्जांपल दे रहा था वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है तो पर्सन क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया। अ पर्सन इज कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज़ अ पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड तो ठीक है ये कोई कंडीशन नहीं है ना लॉ में। सेकंड, ही हैज़ अ रेशन कार्ड नंबर, ये भी कंडीशन नहीं है। ही फुलफिल्स द कंडीशंस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यह आंसर, ठीक है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोली गई है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो ही इज सेड टू बी कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ही इज सेड टू बी कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट था इज अ ग्रेजुएट, ये भी कंडीशन कहाँ पे बोली नहीं गई है, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, यहाँ पे डैश है, ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड डैश एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जो प्रपोजल देता है और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो जो प्रपोजल देने वाला बंदा है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला बंदा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिसी, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऑप्शंस को देख के समझते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये तो नहीं, इसका टाइप हम लोग समझ गए। अब कॉन्ट्रैक्ट देखना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अब तक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है, अब तक तो ये एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। थर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में वैलिड होता है, फिर आगे जाके कुछ इंसिडेंट हुआ तो वो वॉइड बन जाता है, ठीक है, लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट लास्ट ऑप्शन क्या है, एन एग्रीमेंट, सो करेक्ट आंसर इसका एन एग्रीमेंट। तो डेफिनेशन समझे हम लोग एन एग्रीमेंट का इस क्वेश्चन से क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस जो आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन को तैयार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है सिंपल सेंस में एग्रीमेंट, और आगे जाके जब इनको लॉ में इन्फोर्स कर पाएंगे तभी जाके उनको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, देखना यानी कि एक पार्टी के ऊपर है, एक पार्टी के ऊपर बोला गया कि वो पार्टी के ऊपर है, ये हमने देखा ऑलरेडी, कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो क्या हो जाता है फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है या वॉइड करना है, वो पार्टी जो डिसाइड करे वैसा इस कॉन्ट्रैक्ट का भविष्य होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सचेंज टू, तो याद रखना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो जाता है, यूनियन टेरिटरीज पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, देखना क्योंकि नाम में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, ठीक है। सो इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना, कहीं पे भी बन रहे हो, कोई गांव में भी बन रहे हो, तो उनके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। सो क्या है आंसर इसका, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सचेंज टू, ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन डी द होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट विच डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल्ड एज, क्या है टाइटल, अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, याद रखना ईयर को, ऑप्शन बी है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सिर्फ देखना पहले में क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही लिखा है, पूरा नाम आना चाहिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो साल है वो भी करेक्ट होना है, सो द आंसर इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है उसको क्या कहते हैं बेटा, वॉइड, ये हम देखते आ रहे, टाइप्स देखे थे हमने, ठीक है, उसको क्या कहते हैं वॉइड, उसको कहा जाता है वॉइड। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल इट इज वॉइड, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, ठीक है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन यानी क्या, जब प्रॉमिसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। कंडीशन को समझते हैं एक एक फिर देखेंगे। फर्स्ट क्या है,
व्हेन इट डू नॉट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब क्या है, जिसको वो प्रपोज किया गया है, जिसको प्रॉमिस देना चाहता है, उसके नॉलेज में नहीं आया तो कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अनदर पर्सन दैट सम कम्युनिकेशन वाज मेड टू द कंसर्न पर्सन। देखो, जिसको प्रॉमिस करना चाहता हूँ उसको पता नहीं चला, बट उसके दोस्तों को पता चला, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जिसको प्रॉमिस करना चाहता हूँ उसी को पता चलना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज नॉट मेड। जिसको नहीं दिया है उसके नॉलेज में आता है, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। देखना, सो इसी को कहते हैं कि आपका प्रपोजल का जो है कम्युनिकेशन वो कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। सपोज मैं आपको कुछ करना है, मैं आपको कुछ प्रपोजल देना चाहता हूँ, तो वो कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आपको वो समझेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कोई ऑफर घोषित कर देता हूँ तो आपको कब कंप्लीट मानी जाएगी कि मैंने आपको प्रपोजल कम्युनिकेट किया? कि जब मैंने वो आपको बोला और आपको वो समझा, ठीक है। यानी कि आपको समझना चाहिए। मैं आपके मम्मी पापा को बोलूँ वो नहीं चलेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। व्हेन एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस समझते हो? प्रॉमिसर कुछ कहेगा, उसके ऊपर प्रॉमिस क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा, उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस रिवोक यानी कि कब वापस लिया जा सकता है। रिवोक यानी कि रिवोकेशन यानी कि कैंसलेशन या फिर वापस लेना। तो एक्सेप्टेंस को कब वापस ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक कंडीशन को। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is incomplete। incomplete तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद an acceptance may be revoked at any time after the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। तो ये भी नहीं हो सकता है कि एक बार कंप्लीट हो गया ना, एक बार अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तो वो भी जाके कंडीशन नहीं बन सकता है। तो आंसर क्या इसका एग्जैक्टली, सो एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। मतलब क्या है, अच्छे से समझाता हूँ कि एक्सेप्टेंस कब तक वापस लिया जा सकता है। एक्सेप्टेंस कब तक वापस लिया जा सकता है? एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकता है? जब तक उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो, जब तक वो जिसने मांगा था एक्सेप्टेंस उस तक ना पहुंचे, जो प्रॉमिसर था तब उस तक, जब तक एक्सेप्टेंस ना पहुंचे तब तक कभी भी एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, ठीक है। प्रपोजल को अगर प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, ठीक है। बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। देखना है, एब्सोल्यूट तो करेक्ट है कि करेक्ट होना है, बट क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर में उसको कर देना है जब तक कि एक्सेप्टेंस में कुछ अलग नहीं बोला गया है, ठीक है। आगे, बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये करेक्ट है, वैसा ही होना है ना। एब्सोल्यूट यानी कि एकदम प्रॉपर टर्म्स में लिखा होना चाहिए और कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड बी अनक्वालिफाइड। सो ऑप्शन कौन से करेक्ट है? बोथ बी एंड सी, ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्या था पहला? बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि प्रॉपर यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में उसको एक्सप्रेस करना है। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल में कुछ अलग मैनर नहीं बोला है तो नॉर्मल यूजुअल में एक्सेप्ट कर लिया चल जाएगा। और दूसरा क्या बोला है? बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि पूरा क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ प्रपोजल मे बी रिवोक, ठीक है। अभी देखना, पहले क्या देखा हमने? एक्सेप्टेंस कब वापस लिया जा सकता है। अब देख रहे हैं प्रपोजल कब वापस लिया जा सकता है। प्रपोजल दे रहा कौन है? प्रॉमिसर, तो वो कब तक उसको वापस ले सकता है, ठीक है। तो समझते सीधा आंसर कोई। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। समझते इसको क्या बोला है, ठीक है। तो प्रपोजल कब तक वापस लिया जा सकता है? तो जो प्रॉमिसी है जिसने प्रपोजल किया था, जब तक प्रॉमिसी अपना एक्सेप्टेंस ना दे, जब तक प्रॉमिसर को यानी कि प्रपोजल देने वाले को एक्सेप्टेंस के बारे में ना पता चले, तब तक कहीं भी, मतलब कभी भी
कभी भी वो प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, प्रपोजल को वापस ले सकता है, वो चल जाएगा, ठीक है। बट एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया तो उसके बाद प्रपोजल को वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। प्रॉमिसी ने एक बार अपना एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो प्रपोजल को वापस नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, ठीक है। क्या लिखा था समझना अच्छे से। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कौन सा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में इन्फोर्सेबल होना रुक जाता है, ठीक है। बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होने लायक नहीं बचता है तभी जाके वो बनता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तभी जाके उसका बनता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच वॉज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। यानी कि ये बनाया कब गया था, 25 अप्रैल 1872 को, और कब से प्रैक्टिस में आया था, तो इसका डेट है, याद रखना बेटा, 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 से ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इट केम इनटू इफेक्ट, इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल इज डिफाइंड एज, प्रपोजल का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। वेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अच्छे से समझता हूँ, ब्रेक करके बताता हूँ, ठीक है। When one person signifies to another, एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है, क्या बताता है, his willingness to do or to abstain from doing, उसकी इच्छा, कुछ करने की उसकी इच्छा या कुछ करने से रुकने की उसकी इच्छा दूसरे इंसान को बताता है। क्यों बता रहा है दूसरे इंसान को, तो दूसरे इंसान का अप्रूवल लेने के लिए, असेंट लेने के लिए, ठीक है, कि वो एक्ट करने के लिए, वो या वो एक्ट करने से रुकने के लिए, तो उसको कहा जाता है ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू विद द माइनर, दिस इज एग्रीमेंट इज, ठीक है। एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ हो रहा है, आपको भी पता है क्या होता है, माइनर एग्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा एग्रीमेंट बनता है, ये हमेशा हमेशा वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, लॉ में ये कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये किस तरीके का एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ माइनर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स इन सच केसेस। अभी देखना, माइनर को खुद के मतलब नेसेसरी आइटम्स कुछ चाहिए, उसको जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी इंटरेस्टिंग है ना प्रोविजन, ठीक है, कि माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट किसके लिए किया है, कि उसको जीने के लिए नेसेसिटीज, ठीक है, नेसेसिटीज जो उसको जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ऐसे चीज़ों के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो केसेस में क्या होता है, द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, ये करेक्ट है कि माइनर खुद लायबल नहीं होता है। उसके बाद माइनर्स स्टेट्स आर लायबल टू मेक गुड, ये भी करेक्ट है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, और माइनर का स्टेट यानी कि माइनर के नाम के अगर कुछ है तो उसमें से वो इंसान रिकवर कर सकता है। माइनर को जो भी नेसेसिटी सप्लाई करता है ना, वो इंसान माइनर की प्रॉपर्टी में से चीज़ों को रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है, यानी कि वेयर अ माइनर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस ऑफ नेसेसरी आइटम्स इन सच केसेस द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल एंड माइनर्स स्टेट्स आर लायबल टू मेक गुड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, कंसेंट इज डिफाइंड एज, सिंपल है, हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। चलते हैं सीधा डेफिनेशन पे। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेम थिंग भी इंपॉर्टेंट है और सेम सेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो कंसेंट का डेफिनेशन कैसा बना, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, इन द सेम सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कि कंसेंट फ्री कब माना जाता है, जब वो कोअर्शन से नहीं होगा, अनडू इन्फ्लुएंस से नहीं होगा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से नहीं होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा करेक्ट मिल रहा है हमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखना, वेरी मच इन्फ्लुएंस ऐसा लॉ में नहीं बोला गया है, या स्लाइटली इन्फ्लुएंस ऐसा भी नहीं बोला है, या सिर्फ इन्फ्लुएंस ऐसा भी नहीं बोला गया है। तो लॉ में क्या वर्ड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सो आंसर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स which appear to be unconscionable, this will be termed as
क्या हुआ इसमें, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी, ए ऑलरेडी कर्जा में था, ठीक है, बी गांव के साहूकार थे, लेंडर यानी समझ लो साहूकार, कि बी यानी कि गांव का साहूकार था, ए का ऑलरेडी कर्जा था, ठीक है, यानी कि बी से ऑलरेडी ए ने पैसा लिया था और ऐसे समय पे एक नया लोन और दिख रहा है, यानी कि ऑलरेडी कर्जे में है और अलग से नया एक लोन दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या हुआ रहेगा, हमेशा याद रखना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोन का दिख रहा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि साहूकार ने उसके ऊपर दबाव डाला रहेगा और उसके कंसेंट से नहीं बल्कि ऐसे उसको ज़बरदस्ती करके, उसको इन्फ्लुएंस करके उससे उन्होंने नया लोन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was so caused, ठीक है। याद रखना हमेशा कि कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसमें से कुछ भी हुआ तो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है इट इज़ वॉइडेबल, बट किसके ऑप्शन पे, जिस पे वो दबाव डाला गया है, ठीक है, या फिर जिसका कंसेंट उस तरीके से पाया गया है उसके ऑप्शन पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल बन जाता है, इट बिकम्स वॉइडेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंसेंट was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent, within the meaning of section 17, the contract, nevertheless, if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence, ठीक है, is not voidable। समझते अब इसको क्या हुआ exactly समझते। If the consent was caused by misrepresentation or by silence, यानी कंसेंट कैसे लिया था, एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन से यानी कि अनइंटेंशनल गलती हुआ था, या फिर साइलेंस से, ठीक है। fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless if the party whose consent was so caused, जिसका कंसेंट वैसे लिया गया था, had the means of discovering the truth, उसके पास ऐसा ऑप्शन था कि अगर वो चाहे वो प्रयत्न करता तो उसको सच पता चल सकता था, ठीक है। ऐसे केस में यानी कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा, क्या ऑर्डिनरी दिमाग लगा के उसको पता चल सकता था कि केस में क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर हो सकता था तो वैसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज़ नॉट वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन था या फिर क्या था, साइलेंस था। समझ पा रहे हो, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये अलग हो जाता है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन या साइलेंस ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये अगर ऐसा केसेस था और पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो दिमाग लगा के सोच समझ के अगर काम करे, ड्यू डिलिजेंस लगाए, तो उनको समझ में आ सकता था। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।